प्रणाम दोस्तों। आज अपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर अरस्तू के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं उसके जीवन परिचय से। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। मार्क्स और अरस्तू के जीवन परिचय से कई बार प्रश्न पूछा गया है। अरस्तू के जीवन परिचय से प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि इनका जन्म, हम अरस्तू, प्लेटो, सुकरात को यूनान के विचारक जरूर मानते हैं, लेकिन फिर भी इसमें अरस्तू है वो यूनान का मूल निवासी नहीं है। उनका जन्म मैसिडोनिया के स्टीगिरा में हुआ था और वो केवल एथेंस में दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए आता है और वो प्लेटो की एकेडमी में भर्ती होकर के 18 से 20 साल तक वहाँ रहता है और विश्व भ्रमण एशिया माइनर की ओर निकल जाता है और खुद 53 साल की उम्र में अपना निजी शिक्षणालय लेसियम की स्थापना करता है। और जैसे ही सिकंदर की मृत्यु के बाद एथेंस पर मकदूनिया विरोधी दल का शासन स्थापित होता है, तो एथेंस के लोग ये सोचते हैं कि अरस्तु कहीं ना कहीं यूनान के खिलाफ है और वो उसके विरुद्ध साजिश रचते हैं। इसकी भनक उसको लगती है और वो स्वयं को बचाने के लिए कैल्सिस चला जाता है और उसके एक फेमस कोटेशन है। वो कहता है कि मैं एथेंस वासियों को दोबारा अपराध करने का अवसर नहीं देना चाहता। पहला अपराध तो उन्होंने सुकरात के साथ किया था और एथेंस पर मकदूनिया के राजा फिलिप का शासन हो जाता है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से अरस्तु का चिंतन शुरू होता है और कई बार प्रश्न जो बेसिक कंसेप्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कथन कारण वाले प्रश्न भी पूछते हैं या जो प्रश्न आता है उसमें फोस्टर का एक महत्वपूर्ण कथन है कि अपने देखते हैं कि अरस्तु है वो वास्तव में यथार्थवादी है, वो कल्पना की उड़ान नहीं भरता है। वो जो यथार्थवादी पे ज़्यादा फैक्चुअल कंडीशन है या यथार्थवाद है, वहाँ तुरंत जो धरातल व्यवहारिक है, अनुभववाद है, उसके आधार पर अपने दर्शन शास्त्र की नींव रखता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो अरस्तु का समय था उस समय यूनान बिल्कुल संकट के काल से बीत रहा था, यूनान का वैभव बीत चुका था, लेकिन फिर भी जो अरस्तु है वो यूनान के अधपतन पर, उसकी पतन पर आंसू नहीं बहाता है। वो अपने जो दर्शन है, अपनी जो कीर्तियां हैं, अपना जो शिक्षा है, उसमें राजनीतिक भाग्यवाद को प्रकट नहीं करता है। उस पर फोस्टर का कथन है कि उस पर यानी अरस्तु पर अपने समय की हलचलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह समकालीन घटनाओं से बिल्कुल विरक्त रहता है और यूनान की उस युग की भावना को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है जो उसके जन्म लेने से पहले ही बीत चुकी थी। अपने गुरु प्लेटो की भांति वह सिटी स्टेट का सिद्धांतवेता जरूर था, लेकिन वह राजनीतिक वैज्ञानिक था, प्लेटो की तरह कल्पनावादी नहीं था। यहाँ उसके ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? सबसे ज़्यादा उस पर अपने गुरु प्लेटो का प्रभाव पड़ा। यहाँ से भी अपने उस पर डिस्कस करेंगे। छोटा प्रश्न भी बन सकता है, कथन कारण का प्रश्न भी बन सकता है। यहाँ फोस्टर का एक कोटेशन इंपॉर्टेंट है, अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी था। प्लेटो का जितना गहरा प्रभाव अरस्तु पर पड़ा शायद किसी और पर नहीं पड़ा, और अरस्तु पर जितना गहरा प्रभाव प्लेटो का पड़ा शायद किसी और का नहीं पड़ा। लेकिन कई जगह लिखा मिलता है और डरिंग का एक महत्वपूर्ण कथन है कि कोई विचारक या तो प्लेटोनिक हो सकता है या एरिस्टोटेलियन हो सकता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि ये जो दोनों राजनीतिक विचार हैं, अगर एक उत्तरी ध्रुव है तो दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। अगर हम अरस्तु को सबसे महान प्लेटोवादी कह के पुकारें तो इसमें थोड़ी सी शंका पैदा होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि विचारक या तो प्लेटो का अनुसरण कर सकता है या अरस्तु का कर सकता है। इसका मतलब है दोनों का नहीं कर सकता, इसका मतलब दोनों में समानता नहीं है। तो यहाँ डनिंग का ये महत्वपूर्ण कथन है कि या तो हम प्लेटोनिक हो सकते हैं या एरिस्टोटेलियन हो सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यानी जिस प्रकार से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों एक साथ नहीं हो सकते, उसी प्रकार हम प्लेटो अरस्तु को एक साथ शामिल नहीं कर सकते। यहाँ प्लेटो का खुद का भी एक दो मत हैं, दोनों में ही काफ़ी विरोधाभास है। एक बार तो वो अरस्तु के लिए कहता है
कि वह मेरी एकेडमी का नोज है, प्रज्ञा है, उसकी बहुत प्रशंसा करता है। लेकिन एक जगह उसकी भर्त्सना भी करता है। वो कहता है कि अरस्तु उस घोड़ी के बच्चे के समान है जो अपनी माँ का दूध पीकर भी उसे लात मार देता है। इन दोनों ही कथनों में कहीं ना कहीं यथेष्ट बहुत अंश भर भी सत्य तो है, लेकिन है जरूर। अगर इसमें थोड़ा सा हम कथन कारण पे जाएं, उसकी डीपली जाएं, तो हम देखेंगे कि अरस्तु के ऊपर उसके महान गुरु का प्रभाव तो पड़ा था, और यह सत्य भी है। लेकिन यह भी सत्य है कि वह अपने गुरु प्लेटो का अंधभक्त नहीं था। उसमें तर्क प्रधान बुद्धि थी। उसकी जो प्रतिभा थी वो वैज्ञानिक प्रतिभा थी। चाहे वह प्लेटो ही क्यों ना हो, उसने उसका अंधा अनुकरण नहीं किया, और यह अंधा अनुकरण न करने की अनुमति उसे उसकी तर्क प्रधान बुद्धि देती है। इसलिए प्लेटो और अरस्तु में हम अपनी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उसके दोनों के बीच समानताएं और विषमताओं का अवलोकन जरूर करेंगे। हम देखेंगे प्लेटो और अरस्तु के बीच समानताएं क्या हैं और उस पर उनमें अंतर क्या है। यहाँ एक बारकर का बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि यद्यपि पॉलिटिक्स जो रचना है वह अरस्तु की है, लेकिन उसकी जो विशेष सामग्री है वो सारी की सारी उसने प्लेटो से ली है। और सेबाइन भी ये कहता है कि अरस्तु प्लेटो का जितना ऋणी है शायद ही कोई किसी का ऋणी होगा। अरस्तु का राजनीतिक आदर्शों का सिद्धांत प्लेटो की नींव पर ही टिका हुआ है। तो यहाँ हम समानताओं की बात करते हैं एक बार कि प्लेटो और अरस्तु में क्या समानताएं थी। पहली सबसे बड़ी समानता थी कि दोनों ही कहते हैं कि राज्य स्टेट इज ए नेचुरल एसोसिएशन। राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। दोनों ये मान के चलते हैं कि राज्य को मनुष्य के लिए एक स्वाभाविक समुदाय मान के चलते हैं। मनुष्य के राज्य यानी यहाँ भी मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ अरस्तु का बहुत महत्वपूर्ण कथन है कि स्टेट कम इन टू द एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यूस एग्जिस्ट सेक फॉर द गुड लाइफ। यानी राज्य है वो जीवन के लिए आता है और सजीवन के लिए बना रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत बार नेट में पूछी गई है। दोनों ही ये कथन तो ये अरस्तु का है, लेकिन प्लेटो भी कहीं ना कहीं ये कहता है कि राज्य का जन्म है वो मनुष्य के जीवन को पूर्ण बनाने के लिए हुआ है। और अरस्तु का तो ये भी कथन है कि जिस व्यक्ति को राज्य की जरूरत नहीं है वो या तो देवता है या पशु है। तो यहाँ हम मान के चलते हैं कि दोनों में समानता है। दोनों ही स्टेट को एक नेचुरल एसोसिएशन मानते हैं, स्वाभाविक समुदाय मानते हैं। दूसरी, दोनों ही राज्य को एक नैतिक समुदाय भी मानते हैं, मॉरल एथिकल एसोसिएशन भी मानते हैं। ये कहते हैं कि दोनों का जो मूल उद्देश्य है राज्य का वो मनुष्य के जीवन को शुभ अर्थात नैतिक रूप से उत्कृष्ट बनाने के लिए हुआ है। और दोनों ही राज्य को एक आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट रूप में देखते हैं। यानी आज की दृष्टि से हम नहीं देखते भी आज अपने आप में कोई भी, आज तो ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण का दौर है, उसमें कोई भी राज्य आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, हम एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। लेकिन प्लेटो और अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य एक स्वपर्याप्त है, यानी आत्मनिर्भर समुदाय है। वह व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा कर सकता है, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो। वह किसी दूसरी संस्था पर निर्भर नहीं रहता। और फिर अपने अगर बात करें तो दोनों भी सिटी स्टेट की इनके जो मुख्य सिद्धांत हैं वो सिटी स्टेट पे दिया है, पोलिस पे दिया है। दोनों का जो राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु है वो सिटी स्टेट है। दोनों ने ही नगर राज्य को अपना आदर्श माना है और उसकी समस्याओं और विशेषताओं को लेकर के ही अपने राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मनुष्य एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, दोनों ही मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, शासन एक कला है, गवर्नेंस इज ए आर्ट। दोनों ये कहते हैं कि शासन करना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है, और इसीलिए वो लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की आलोचना करते हैं। दास प्रथा का कहीं ना कहीं स्लेवरी का ये समर्थन करते हैं। अरस्तु तो खुल्लम खुला इसका हिमायती है और प्लेटो उसका मौन समर्थन करता है। इसका मुख्य कारण है दोनों ये मान के चलते हैं कि सुखी और शुभ जीवन के लिए अवकाश अत्यंत आवश्यक है, और अवकाश तभी मिल सकता है जब हमारे शारीरिक कार्य हैं वो कोई दूसरे व्यक्ति करे, और हमारे शारीरिक कार्य जो दूसरा व्यक्ति करता है, जो स्वयं अपनी नेचर से स्वयं अपना नहीं है, और वो होता है दास। तो कहीं ना कहीं दास प्रथा का दोनों ही समर्थन करते हैं। अरस्तु खुल्लम खुला करता है जबकि प्लेटो उसका मौन स्वीकृति देता है। दोनों ही शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हैं और वो कहते हैं कि जो राज्य है उसका निर्माण पाठशालाओं में होता है,
यानी राज्य है वो किसी चट्टान से, आग के या बबुल के पेड़ से पैदा नहीं होता है, वो नागरिकों के चरित्र से पैदा होता है। नागरिकों का चरित्र जो है वो पाठशालाओं में निर्मित होता है, और इसीलिए वो कहीं ना कहीं राज्य नियंत्रित शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनकी समानताएं हैं। राज्य एक सामाजिक समुदाय है, राज्य एक नैतिक समुदाय है, राज्य एक सेल्फ सफिशिएंट है, सिटी स्टेट की कल्पना है, सोशल और पॉलिटिकल एनिमल मैन को मान के चलते हैं, गवर्नेंस इज ए आर्ट, स्लेवरी और एजुकेशन। ये कहीं ना कहीं इनमें समानता के बिंदु हैं, इस पर अपने को ध्यान रखना है। असमानताएं यानी दोनों में विषमताएं क्या हैं, दोनों को उत्तरी और दक्षिण ध्रुव क्यों कहते हैं, क्यों डनिंग कहता है कि हम प्लेटोवादी हो सकते हैं या एरिस्टोटेलियन हो सकते हैं। तो सबसे बड़ी अगर बात करें तो प्लेटो और अरस्तु के अंदर सबसे बड़ा जो अंतर था, वहाँ हम ये कह सकते हैं कि मैक्सी का एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है यहाँ कि प्लेटो आदर्शवादी राजनीतिक दार्शनिकों, स्वयं दृष्टाओं, क्रांतिकारियों, कल्पनावादियों का जनक है। तो अरस्तु रियलिस्टिक का साइंटिस्ट, बिहेवियरलिज्म या यूटिलिटेरियनिज्म का फादर है। ये कथन आपको तब समझ में आएगा जब हम इसके असमानताओं पे चर्चा करेंगे। पहली असमानता है आदर्शवाद और यथार्थवाद का अंतर। दोनों में सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत जो भेद है वो ये है कि प्लेटो एक महान आदर्शवादी था जबकि अरस्तु यथार्थवादी था। प्लेटो कल्पना की बहुत ऊंची ऊंची उड़ानें भरता था। रिपब्लिक में जो उसने आइडियल स्टेट का वर्णन किया है, सेबाइन ने तो यहाँ तक कहा है कि वो स्वच्छंद बुद्धि का ऐसा रोमांस है जिसके ऊपर कानून या प्रथा का कोई प्रतिबंध ही नहीं हो सकता। वो कल्पना की उन्मुक्त उड़ान में उड़ता है, उसमें काव्य अधिक है। उसके विपरीत अरस्तु एक यथार्थवादी है और वो अपने जीवन की वास्तविकताओं की उपेक्षा कभी नहीं करता है, बल्कि वो जीवन की वास्तविकताओं से जूझता है और जीवन को सुंदर बनाने का सुझाव देता है। और वो वस्तु है उनको स्थूल रूप में वास्तविक मानता है, वो आइडिया यानी विचारों की दुनिया में नहीं होता है। जैसे प्लेटो विचार को बहुत बड़ा मानता है, आइडिया वो कहता है कि जो दुनिया है, सांसारिक जो संसार है, वो आइडिया की प्रतिछाया है। ये जो वास्तविक दुनिया हमको दिखती है वास्तविक नहीं है, इट इज द शैडो ऑफ आइडिया, ये विचारों की प्रतिछाया है। जबकि अरस्तु ऐसा नहीं मानता है। अरस्तु इस प्रकार की कोई यूटोपिया की, स्वप्न लोक की कल्पना नहीं करता है। वो पॉलिटिक्स में व्यावहारिक राजनीतिज्ञों के लिए एक दर्शन देता है। तो सबसे बड़ा अंतर है। और डनिंग का एक कथन भी है, प्लेटो कल्पनावादी और संश्लेषणवादी है, तो अरस्तु एक फैक्चुअल एनालिटिकल है, विश्लेषणवादी है। दोनों की पद्धतियों में से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लेटो निगमनात्मक विधि का अनुसरण करता है, यानी डिडक्टिव। डिडक्टिव में हम सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। पहले हम कोई सूत्र, कोई नियम देते हैं। जैसे प्लेटो पहले आदर्श राज्य की कल्पना करता है, ज्ञान की, सद की, न्याय की, शुभ की, इनकी कल्पनाएं करके उसके ऊपर सब लोगों को चलने के लिए कहता है, यानी उसके बाद उससे विशेष परिणाम निकालता है। यानी उसकी जो पत्ती है वो स्पेकुलेटिव है, उसमें कल्पना अधिक है, कल्प विकल्प अधिक है। जबकि जो अरस्तु है उसकी जो विधि है वो इंडक्टिव है। इंडक्टिव का मतलब होता है इन, अंदर से बाहर की ओर। इसको उद्गमनात्मक विधि भी बोलते हैं, जिसमें पहले पर्टिकुलर कोई विशेष व्यक्ति उसको लिया जाता है और फिर फॉर्मूला की ओर बढ़ा जाता है, यानी जनरल की तरफ बढ़ा जाता है। इसमें पर्टिकुलर टू जनरल बढ़ा जाता है। इसमें कल्पना का अंश कम होता है, विश्लेषण अधिक होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार यहाँ से पूछा गया है। अरस्तु ए आगमन आ, ए आ, आप याद रख सकते हैं। अरस्तु आगमन, प्लेटो निगमन, ठीक है। स्पेकुलेटिव भी लिखा था एक बार, तो स्पेकुलेटिव या डिडक्टिव मेथड है वो प्लेटो से हैं और आगमनात्मक विधि जो है वो अरस्तु से है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है वो है राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में अंतर। प्लेटो है वो राजनीतिक शास्त्र और नीति शास्त्र में कोई अंतर नहीं करता है, वो राजनीति कोई नीति शास्त्र यानी आदर्शवादिता के आधार पर रखता है। अरस्तु को राजनीतिक वैज्ञानिक होने का दावा सबसे महत्वपूर्ण इसी प्रश्न के आधार पर किया जाता है, इसी बिंदु के आधार पर किया गया है कि अरस्तु ने नीति शास्त्र को राजनीति शास्त्र से पृथक करके या नीति शास्त्र से राजनीति शास्त्र को पृथक करके एक स्वतंत्र राजनीति विज्ञान की कल्पना की, इसीलिए उसे राजनीति विज्ञान का जनक माना गया है। और मैं आपको बता दूं, धर्म से राजनीति को अलग करने का काम मैकियावेली ने किया था, इसीलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक मानते हैं। और नीति शास्त्र से राजनीति को अलग करने का काम अरस्तु ने किया था, इसीलिए अरस्तु को राजनीति का जनक मानते हैं। आधुनिक राजनीति का जनक कौन है? मैकियावेली। क्यों? क्योंकि उसने धर्मनिरपेक्ष राज्य की
संकल्पना दी, धर्म को राजनीति से अलग करने का काम किया और नीति शास्त्र को राजनीति से अलग करने का काम अरस्तु ने किया। इसीलिए अरस्तु है वो राजनीति विज्ञान का जनक है, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के फादर हैं वो मैकियावेली है। शासन व शासन व्यवस्था का अंतर, प्लेटो है वो अपनी उन्मुक्त कल्पना में उड़ान भरता हुआ फिलोसफर किंग पे ज़्यादा ध्यान देता है, दार्शनिक राजा पे देता है और उस पर किसी प्रकार का कानून प्रथा उनका बंधन नहीं लगाता है। जबकि अरस्तु है वो शासन का सबसे सर्वोत्तम रूप उसको मानता है जिसमें सारे नागरिक भाग लेते हैं। अगर अपने आदर्श राज्य की बात करें तो जो प्लेटो है वो आदर्श राज्य की बात करता है, उसके दार्शनिक राज्य की बात करता है और वो कहता है कि ये सब जगह सर्वकालिक सार्वभौमिक होंगे। जबकि अरस्तु ये कहते हैं कि जो शासन है वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, देशकाल पर निर्भर करता है। संपत्ति और परिवार, इस पे तो मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि मैंने प्लेटो में खूब बता दिया आपको। प्लेटो है वो संपत्ति और परिवार का साम्यवाद, पत्नियों का साम्यवाद देता है, जबकि सबसे ज़्यादा इसकी आलोचना है वो अरस्तु ने की है। कानून के प्रति दृष्टिकोण, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। यहाँ से आप पर्सन हर बार गलत करके आते हैं। देखो, अगर प्लेटो के बारे में सीधा कहा जाता है तो प्लेटो का मतलब है रिपब्लिक, और रिपब्लिक में उसने अपने प्लेटोवाद को चरम पे पहुंचा दिया, अपने दर्शन को चरम पे पहुंचा दिया। उसने निर्लिप्त बुद्धि के शासन की, विशुद्ध विवेक के शासन की, अपनी बुद्धि के विवेक के रोमांस की बात की है। उसने कानून का कोई स्थान नहीं दिया है। रिपब्लिक की बात करें, ओनली रिपब्लिक। उसके बाद उसके 2 फेमस ग्रंथ और हैं, स्टेट्समैन और लॉज। इसलिए प्लेटो की अगर अपने बात करें तो रिपब्लिक की अगर लिखा आता है रिपब्लिक, तो उसने रिपब्लिक में उसने बिल्कुल ही कानून का कोई स्थान नहीं दिया है। वह एक विशुद्ध बुद्धि और विवेक को ही स्थान देता है और दार्शनिक राजा का वो यहाँ जिक्र जरूर करता है। लेकिन स्टेट्समैन के अंदर अगर अपने बात करें तो वो कानून का महत्व देता है और कानून के आधार पर राज्यों को 2 भागों में बांटता है, कानून प्रिय राज्य और कानून विरुद्ध राज्य। लॉज जैसे नाम से पता चलता है वहाँ तो सब आइडियल स्टेट की कल्पना करता है और कानून को बहुत बड़ा, यानी कानून द्वारा शासन की स्थापना करता है। जबकि अरस्तु के बारे में बात करें तो अरस्तु है वो कानून के ऊपर ही अपनी सारी बातें कहता है। और ये मैंने तीनों बातें बताई हैं। रिपब्लिक में कानून का कोई स्थान नहीं है, विशुद्ध बुद्धि या विवेक का शासन करता है। स्टेट्समैन में कानून के आधार पर संविधान का वर्गीकरण भी करता है। लॉज में कानून के शासन को सर्वोत्तम मानता है। परंतु अरस्तु है वो हमेशा और हमेशा कानून की बात करता है। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं मेरे दोस्तों से करना चाहूँगा कि मित्रों, आपके मन में आती होगी, जो व्यक्ति जवानी में इतने कानून की अवहेलना करता है और वो बुढ़ापे में कानून का सहारा क्यों लेता है। इसका अर्थ ये नहीं है, कि उसे ऐसे नागरिक नहीं मिले जो कानून के बिना या दर्शन के बिना दर्शन को स्वीकार नहीं करते हों। इसका अर्थ ये नहीं है, उसे वास्तव में वो दार्शनिक नहीं मिला जिसमें विवेक हो, दर्शन हो, जिसमें निर्लिप्त बुद्धि हो, जो कानून से ऊपर हो। इसलिए उसने दार्शनिक राजा के सिद्धांत का त्याग, आदर्श राज्य के सिद्धांत का त्याग या विचार का त्याग इसलिए किया कि वह एक मानव की दुर्बलता है और वह मानव की दुर्बलता के साथ एक समझौता करता है, एक रियायत मानता है और ऐसा मान करके ही वो सब आइडियल स्टेट की अवधारणा देता है। वो ये कभी नहीं मानता कि प्रजा ऐसी नहीं होगी जो दार्शनिक राजा का कहना नहीं मानेगी। लेकिन उसको ये पता चलता है कि वास्तव में दार्शनिक राजा है ही नहीं, इसलिए उसने दार्शनिक राजा के अभाव में आदर्श राज्य का विचार त्यागा है। नहीं कि इसलिए विचार त्यागा है कि उसे श्रेष्ठ प्रजाजन नहीं मिले। उसे श्रेष्ठ प्रजाजन मिले थे लेकिन उसे राजा नहीं मिले। जबकि अरस्तु है वो कानून को कहता है वासना रहित विवेक, वासना रहित विवेक। राज्य की एकता में भी बात करें तो प्लेटो है वो राज्य में एक समानता लाने का प्रयास करता है, यानी यूनिटी लाने का प्रयास करता है। यूनिफॉर्मिटी इज यूनिटी। जबकि अरस्तु है वो विविधता में, यूनिटी इज डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता की स्थापना की बात करता है। शैली प्लेटो की काव्य है, कल्पनावादी है, माधुर्य है। जबकि अरस्तु है उसकी जो शैली है वो थोड़ी सी कर्कश है, यथार्थ है, वैज्ञानिक है, व्यवहारवादी की है। और अब अपने उस बात को देखें, मैक्सी के कथन को, कि जो प्लेटो है वो आदर्शवादी है, वो स्वप्न दृष्टा है, वो क्रांति की बात करता है, वो कल्पनावादी है। और
अरस्तु है वो कहीं ना कहीं यथार्थ की बात करता है, वैज्ञानिकता की बात करता है, व्यवहारिकता की बात करता है, उपयोगिता की बात करता है। इसीलिए वो वैज्ञानिकों का, यथार्थवादियों का, व्यवहारवादियों का, उपयोगितावादियों का जनक है। अरस्तु राज्य विज्ञान का एक जनक है। क्यों कहते हैं इसके बारे में भी अपने बात करेंगे, लेकिन फिर भी अरस्तु के बारे में आज जितने पर्सन होंगे उसमें अपने बात करें तो राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। किसका विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यानी स्टेट इज superior टू पर्सन? ये अरस्तु कहता है कि राज्य है वो हिस्टोरिकल रूप से, ऐतिहासिक रूप से तो व्यक्ति पहले आता है, लेकिन काल्पनिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजिकल रूप से स्टेट पहले आता है। यानी हमारे दिमाग में पहले होल पूरे कोई वस्तु है उसका चित्र आता है और उसके बाद उसके अंशों का चित्र आता है। किसने कहा निर्धनता अपराध व क्रांति की जननी है? अरस्तु ने कहा था। तुलनात्मक राजनीति का जनक कौन है? अरस्तु है। आगमनात्मक विधि का जनक कौन है? अरस्तु। स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द sake ऑफ लाइफ एंड कंटिन्यू एग्जिस्ट फॉर द sake ऑफ गुड लाइफ। ये बहुत बार प्रश्न कोटेशन पूछी गई है, किसकी है? अरस्तु की है। थैंक्स।